नमस्कार आदाब, मैं प्रियांशी राज स्वागत करती हूँ आपका सिटी पत्रकार 24x7 डिजिटल दैनिक और अभी तक न्यूज़पेपर के खास पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति की जटिलताओं को एक आर्किटेक्ट की बारीकी से समझते हैं। बसपा सरकार में पूर्व राज्यसभा सांसद और बहुजन नेशनल पार्टी के संस्थापक प्रमोद कुरील जी। आज हम आपसे कोई सतही बातचीत नहीं बल्कि समाज के उस गहरे संकट पर बात करेंगे जिसे आप सुलझाने निकले हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मौजूदा बहुजन राजनीति को एक शब्द में क्या कहेंगे? कंफ्यूजन। बसपा को क्यों छोड़ा, आखिर क्या वजह थी? मुझे एहसास बहुत पहले हो गया था कि जो उनका तौर तरीका है वो कांशीराम जी की जैसा नहीं है, बल्कि कई अर्थों में बिल्कुल उल्टा है। तो देर सवेर ये होना था और वो हुआ। बाबा साहब अगर आएंगे, मान लीजिए 14 अप्रैल को आ जाते, फिर 3 दिन पहले, और देखते कि मेरे नाम पर ये लोग, मेरे नालायक लोग जो हैं, कितना पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और जो काम मैं करना चाहता था, करवाना चाहता था इनसे, नहीं किया है इन्होंने, तो कितने गालियां देते और कितनी लाठियां मारते समाज। हम लोग, हमारा समाज, जिसकी हम बोलते 85% आबादी है, 100 करोड़ की आबादी है, 110 करोड़ की आबादी है, हम लोगों ने पिछले 70 साल में अपना मीडिया क्यों खड़ा नहीं किया? देश में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने कर्मचारी हैं, क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक, वो लोग एक दिन में 400 से 500 करोड़ रुपया तनख्वाह पाते। किसके नाम पर? बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया। अभी 3 दिन पहले बाबा साहब की जयंती थी। कम से कम 1000 से 1500 करोड़ रुपया हमारे समाज ने बाबा साहब की जयंती पर पूरे देश में खर्च कर दिया कि एक साल बाबा साहब को थोड़ी फूल मालाएं छोटी पहना देना, कम पहना देना, 100 की जगह 50 मालाएं पहना दो, लेकिन बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप एक मीडिया का या तो आप स्थापना कीजिए, हम सहयोग करेंगे। आप नहीं कर सकते, न करना चाहते तो हम करेंगे, हमको सहयोग कीजिए। जय भीम का फायदा, बोलने का फायदा तभी है कि जब हम जय भीम के नारे को फील्ड में आके अप्लाई करें। सिर्फ एक साल में एक बार माला चढ़ाकर, फोटो खिंचाकर फेसबुक पर डालने से कुछ नहीं होने वाला है। निजीकरण के माध्यम से आरक्षण पर जो हमला करने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और इसमें ना सिर्फ मौजूदा बीजेपी बल्कि जो पहले की कांग्रेस सरकार है वो भी इस साजिश में शामिल है। मान लीजिए नर्सरी से लेकर PhD तक शिक्षा फ्री कर दी जाए तो साल का कितना बजट होगा खर्च? शायद 1.5-2 लाख रुपया, 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा शायद। और ये सरकारें जो हमारी हैं, वर्तमान की और पुरानी, ये हर साल देश में 3-4 लाख 5 लाख करोड़ कर्जा बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर देती है। तो असली वोटर है, असली कार्यकर्ता है, वो आज ठिकाने की तलाश में घूम रहा है, उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है। उस बहुत बड़े समाज को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ताकि बजाय इधर उधर धक्के खाने के, अपमान सहने के, दूसरों की पार्टियों में मन मारकर गुलामी करने के, उनके सामने हमने एक विकल्प रखा है। जिनके अंदर मिशन का दर्द होगा, मिशन की चाहत होगी, आंदोलन के प्रति उनका समर्पण होगा, वो हमारे पास आएंगे। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, जो आना चाहे उनका स्वागत है। सर, आपने 90 के दशक में दिल्ली के SPA से मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर किया। उस समय एक दलित युवा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्या उस दौर में आपको कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा, और क्या वही चीज आपको राजनीति में लेकर आई है? ऐसा नहीं है। भेदभाव देखिए, एक हर जगह पर अपने अपने तरीके से होता है, और 1990 के दशक में या उसके बाद भी या पहले भी कोई नई बात नहीं थी। और हमें मालूम है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें क्या व्यवस्था चल रही है, और थोड़ा बहुत वो चलता था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि मेरा पढ़ने लिखने में थोड़ा शौक शुरू से रहा है, और अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो थोड़े बहुत साधन उपलब्ध थे संचार के, जो पढ़ने को मिलता था, बाबा साहब की किताबें मैं थोड़ी बहुत पढ़ चुका था, तो इतनी समझ मेरे अंदर आ चुकी थी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, विशेषकर हमारे समाज के एंगल से क्या क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो उन चीज़ों ने मुझे अवश्य विचलित किया, और उससे
मेरा कोई ये विचार नहीं बना कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन मेरे अंदर वो जो दर्द था, जो समाज का दर्द था, वो पीड़ा थी, वो वहाँ से विकसित होना शुरू हुई और वो फिर एक समय का ऐसा चक्र चला कि मैं राजनीति में आ गया। सर, आप एक आर्किटेक्ट इमारत बनाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत की सामाजिक संरचना में कहीं कोई बुनियादी दोष है जिसे आप राजनीति से ठीक करना चाहते हो? दोष तो हैं, बहुत से दोष हैं, लेकिन अगर मैं एक आर्किटेक्ट की दृष्टि से देखूं तो हालांकि मैंने जो आर्किटेक्चर कोर्स किया 1994 के अंदर मैंने मास्टर्स किया, तो उस वक्त मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। और उसके 1-2 साल के बाद मुझे कांशीराम साहब से मिलने का मौका मिला और उसके बाद मैं पूरी तरीके से इस फील्ड में आ गया। तो अगर आप मुझसे पूछें कि भाई अगर आपने ये पढ़ाई की और आप राजनीति में आ गए तो शायद आपका जो पढ़ाई थी वो बेकार हो गई, ज़ाया हो गई। लेकिन मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि उसका मुझे राजनीति में बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं अगर थोड़ा गहराई में जाकर देखूं तो राजनीति और आर्किटेक्चर, वो भवन निर्माण की बात होती है, इमारतें बनाने की बात होती है, राजनीति समाज निर्माण की बात होती है। तो दोनों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो दोनों में कॉमन है। सिर्फ उसको देखने के लिए हमें दृष्टि चाहिए और वो मुझे धीरे धीरे अनुभव से आ गया। तो कभी कभी जैसे मैं राजनीति के किसी मुद्दे में फंस जाता हूँ, पेचीदगी में फंस जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आर्किटेक्चर का जो ज्ञान है मुझे, क्योंकि आर्किटेक्चर मैं थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बता दूँ, आर्किटेक्चर और राजनीति के अंदर क्या कॉमनैलिटी, मतलब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। आर्किटेक्चर जो है एक ऐसी विधा है, भवन निर्माण से बोलते हैं, भवन डिज़ाइन की बात करते हैं, उसमें एक पक्ष होता है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पक्ष होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं, और एक पक्ष होता है वो होता है डिज़ाइनिंग का, आर्ट का। तो आर्किटेक्चर जो है वो साइंटिफिक अप्रोच और आर्टिस्टिक अप्रोच दोनों का बहुत खूबसूरत समन्वय होता है। उसी तरीके से राजनीति जो है उसके अंदर भी एक टेक्निकल जो एक सिस्टम होता है उसको समझने की बात होती है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ राजनीति एक क्रिएटिव फील्ड भी है। हर रोज नई समस्याएं आती हैं और हर रोज उनका आपको अपने तरीके से निदान खोजना पड़ता है। तो दोनों में हमें जो अप्रोच चाहिए, टेक्निकल भी चाहिए और आर्टिस्टिक भी चाहिए। जी, आपने मान्यवर काशीराम जी के साथ बहुत करीब से काम किया है। लोगों का कहना है कि उनके दौर में बहुजन आंदोलन एक तूफान था। जी। आज वह तूफान शांत क्यों हो गया है? क्या नेतृत्व में कमी है या जनता की सोच बदल रही है? देखिए, जनता की सोच नहीं बदली है, जनता हमेशा से ऐसी ही रही है। जनता का एक मिजाज होता है, जनता हमेशा अपने लिए एक अच्छा नेता चाहती है। अब नेता अगर उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरे तो जनता उसके पीछे चलती है। कि जब काशीराम साहब 2006 में नहीं रहे, उसके बाद ये 4 खंभों का हम दोबारा विश्लेषण करते हैं। वही पार्टी है, वही विचारधारा नजर आती है लोगों को, वही जनता है, लेकिन रिजल्ट 0 है। तो क्या फर्क हुआ? पहला खंभा था, धाराशाही हो गया। जो दूसरा खंभा खड़ा किया गया या खड़ा हुआ जो नजर आता है, उसमें वो समझदारी और ईमानदारी का अभाव शायद नहीं था। दूसरा खंभा क्या हुआ? कार्यकर्ता। जब नेता में खोट आ गया तो कार्यकर्ताओं में खोट आ गया, और अच्छे जो कार्यकर्ता थे वो अपना दूसरी जगह रास्ते निकल लिए, या कुछ लोग जो थे वो खोट मिल के खुद भी खोटे हो गए। दूसरा खंभा भी खराब हो गया। तीसरा खंभा क्या हुआ? जनता। जब जनता ने देखा कि कार्यकर्ता में गड़बड़ हो गई है, नेता में भी गड़बड़ नजर आई है, तो जनता ने अपना किनारा कर लिया और तीसरा पिलर भी ढह गया। और चौथी बात जो लक्ष्य की बात है, जब नेता, कार्यकर्ता, जनता ही लक्ष्य विहीन हो गई तो लक्ष्य भी कोई नहीं रहा। लक्ष्य ये रहा कि पैसा बनाओ, पैसा कमाओ। तो पैसा ही लक्ष्य हो गया तो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति किसकी? तो पूरा का पूरा मामला जो धाराशाही हो गया। तो ये जो दौर पिछले 15-20 साल से हम जो देख रहे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और इस दिशा में मैं और हमारे साथी देश भर में काम कर रहे हैं कि दोबारा जो काशीराम जी का जो फार्मूला है, जिस इमारत को उन्होंने बनाया था, उसको हम दोबारा निर्माण करें। और वो जो तूफान जिसकी आपने बात की है,
वो दोबारा निर्मित हो सकता है और उस दिशा में हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज बहुजन आंदोलन सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित रह गया है या कैडर कैप तक तथा विचारधारा पीछे छूट गई है? देखिए, आंदोलन नाम की तो चीज़ रही नहीं। जब विचार का तत्व नहीं रहता है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। जब आंदोलन खत्म हो गया तो फिर राजनीति ही बचती है कि किस तरह से सत्ता में आ जाओ, कुछ पैसा कमा लो या पैसा जो हमने कमाया उसको बचा लो, सेटिंग करके इधर उधर सांठ गांठ करके। तो वो आज चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, तो ज़्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीति की जो बात है, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति भी नहीं चल रही। ना सिर्फ आंदोलन नहीं चल रहा है, राजनीति भी नहीं चल रही है। अगर राजनीति भी चल रही होती तो कुछ रिजल्ट आपको नजर आता। हम कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं, कहाँ रिजल्ट है हमारे सामने? सिर्फ चुनाव लड़ना राजनीति करना नहीं होता। उस चुनाव लड़के आपने समाज को क्या दिया है, समाज को आपने क्या, जिससे समाज के अंदर उम्मीद पैदा हो, समाज को संरक्षण कैसे देंगे आप अगर आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है? सिर्फ अपने आप को बचाकर आप सेटिंग करके मनुवादी हुक्मरानों से अगर अपने आप को बचा लें कुछ समय के लिए तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। समाज का संरक्षण कौन करेगा? लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि अलग पार्टी बनाकर आप विपक्षी वोटों को बांट रहे हैं, जिससे अंततः फायदा सत्ताधारी पक्ष का। इस वोट कटवा टैग पर आपकी क्या सफाई है? ये बड़ा मजेदार सवाल आपने पूछा और इसका थोड़ा विस्तार से मैं जवाब देना चाहूंगा कि वोट कटवा, किसका वोट काटने का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हमारी पार्टी 2022 में बनी है, 24 में रजिस्टर हुई है, अभी तक हमने कोई चुनाव लड़ा भी नहीं है। और 2012 के बाद जिनकी वोट की बात हो रही है, वोट कटवा की बात हो रही है, 2012 के बाद या 2010 के बाद, 12 के बाद, 14 के बाद जिनका वोट कटा है, वो वोट किसने काटा है? हमने काटा है क्या? आज जो धाराशाही हमें नजर आते हैं, जमीन पर जीरो पर पहुंच गए हैं, किसने वोट काटा है? हम वोट काटने के नहीं, जो कांशीराम साहब ने जो वोट को इकट्ठा किया था, उसको एक राष्ट्रीय पहचान दी थी, उस पहचान के जो लोग हैं, जो वोटर बेस है, जो आज विकल्प के तलाश में इधर उधर भटक रहा है। बहुत से लोग हैं जो बीएसपी से आज बीजेपी में हैं, बहुत से लोग हैं जो कांशीराम जी के पुराने लोग हैं वो आज समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, बीएसपी के पुराने लोग। बहुत से लोग हैं कांग्रेस में चले गए हैं, बहुत से लोग अपनी पार्टी बनाकर या घर बैठे हैं। उनको किसने धकेला वहां पर? वो पार्टी के अंदर स्थितियां क्यों पैदा हुई कि इन लोगों को छोड़कर दूसरी पार्टी में हमने किया क्या? अगर आप अपने कुनबे को इकट्ठा करके नहीं रख पा रहे हैं, आपकी सोच में या काम में ईमानदारी नहीं है और आप समाज को रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, आप परिवार के खेल में उलझ गए हैं, आप धन कमाने के खेल में उलझ गए हैं, तो समाज आपके साथ क्यों रहेगा? तो समाज को जहां जाना था चला गया है। तो हमारी सिर्फ चाहत यह है, हमारी कोशिश ये है, हमारा प्रयास यह है कि बहुजन आंदोलन का जो असली वोटर है, असली कार्यकर्ता है, वो आज ठिकाने की तलाश में घूम रहा है, उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है। उस बहुत बड़े समाज को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि बजाय इधर उधर धक्के खाने के, अपमान सहने के, दूसरों की पार्टियों में मन मारकर गुलामी करने के, उनके सामने हमने एक विकल्प रखा है। जिनके अंदर मिशन का दर्द होगा, मिशन की चाहत होगी, आंदोलन के प्रति उनका समर्पण होगा, वो हमारे पास आएंगे। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, जो आना चाहे उनका स्वागत है। आपकी क्या तैयारी है आगामी चुनाव के लिए? देखिए, जब कोई पार्टी बनती है उसका चुनाव उसका एक अंग होता है जी। लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं होता है। चुनाव तो 5 साल में एक प्रक्रिया आती है सरकार बनाने के लिए। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमने जो पार्टी बनाई है उसमें जो आंदोलन का तत्व है, बहुजन आंदोलन की हम बात करें, सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति, वो तत्व जो खत्म हो गया है, उस बहुजन आंदोलन के तत्व को हम पुनर्निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हमारे लिए चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे लिए हर रोज का एक काम है कि समाज के ऐसे लोगों को जोड़ना जिनके अंदर समाज की समस्याओं को लेकर दर्द है, उस समाज को ताकतवर समाज देखना चाहते हैं, समाज के अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं, मनोवादी व्यवस्था का मुकाबला करना चाहते हैं। तो उन लोगों को एक संगठित करके एक स्थान देने के लिए हमने इस पार्टी को बनाया है और हमारे लिए ये साल के 365 दिन की प्रक्रिया है। चुनाव जब आएंगे, चुनाव को हम देखेंगे, चुनाव को चुनाव की तरह देखा जाएगा। जी जी जी, आप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सक्रिय रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब मुख्य धारा या मीडिया बहुजन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है? क्या डिजिटल क्रांति आपका असली हथियार है? देखिए, ये सवाल का थोड़ा मैं विस्तार से जवाब देना चाहूँगा क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज, ये हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है उसका ये केंद्र बिंदु है। मीडिया जो शब्द है हम बड़ा एक ऑर्डिनरी तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं। मीडिया, आपने बोला कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है हमको जगह नहीं देता है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जब मैं इस पार्टी से जुड़ा, कांशीराम साहब से जुड़ा था 1996 में, तो मेरा सबसे पहला जो जुड़ाव था, चूंकि मेरा लिखने पढ़ने का शुरू से शौक रहा है, हिंदी में भी लिखता हूं मैं, अंग्रेजी में भी लिखता हूं, लिखता रहा हूं, तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो अखबार निकलता था बहुजन संगठक कांशीराम साहब के संपादन में, उसमें मैं जुड़ा 1996 में। और उसके बाद अगले 7, 8, 10 सालों तक मैंने हजारों लेख लिखे। साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, अखबार था वो, और बहुत कुछ उसके माध्यम से सीखा मैंने। और मुझे ये मालूम है कि वो छोटा सा अखबार था हमारा, बहुत थोड़ी सर्कुलेशन थी, लेकिन उसका प्रभाव था बहुत बड़ा था क्योंकि वो विचारधारा पे आधारित अखबार था। तो मेरा तब भी ये मानना था और मेरा आज भी ये मानना है कि हमारे लोग हमेशा ये रोना रोते हैं, हमेशा से, कि मनुवादी मीडिया है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये हमारी बातों को नहीं छापता है। मेरा उनसे सवाल ये है कि वो तुम्हारी बातों को क्यों छापेगा, उसे क्यों छापना चाहिए? आप किस आधार पे या किस अधिकार से आप ये कहते हैं कि हमारी बात वो छापे? उस अखबार को या उस मीडिया को चलाने वाले लोग कौन हैं? उनके समाज के लोग हैं। उसमें पैसा लगाने वाले कौन है? उस समाज के लोग हैं। उसमें काम करने वाले कौन लोग हैं? उस समाज के लोग हैं। तो वो आपके एजेंडे के हिसाब से क्यों चलें? वो अपने एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं और उनके एजेंडे में हमारी बात नहीं आती है, तो बड़े ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपने एजेंडे को चला रहे हैं। उनकी कोई जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि हमारी बात को वो छापें। तो अब सवाल हमारे सामने ये होता है पैदा, उनकी जरूरत नहीं है, हमारी तो जरूरत है। तो हम लोग, हमारा समाज, जिसकी हम बोलते 85% आबादी है, 100 करोड़ की आबादी है, 110 करोड़ की आबादी है, हम लोगों ने पिछले 70 साल में अपना मीडिया क्यों खड़ा नहीं किया है? ये मेरा सवाल आपके माध्यम से हमारे समाज के लोगों से भी है और हमारे समाज के जो नेता हैं, तथाकथित नेता हैं, उनसे भी है कि आप लोगों ने, आपके पास कोई बात नहीं, तो मेरा अपने समाज के लोगों से भी और समाज के नेताओं से भी ये प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ये सिर्फ प्रश्न ही नहीं है, मैं आरोप लगा रहा हूं कि 70 साल में हमारे समाज के लोगों ने अपना मीडिया खड़ा क्यों नहीं किया? आज भी वो विचार के लिए, समाचार के लिए दूसरों के दरवाजे भिखमंगे बन के क्यों खड़े होते हैं? मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी और हैरानी होनी चाहिए। इस देश में जो शेड्यूल कास्ट समाज है, SC ST का समाज है, ये पिछले 70 सालों से आरक्षण किसी ना किसी रूप में इसको मिल रहा है। और पिछले 70 सालों में इनकी 3 या 4 पीढ़ियां आरक्षण से कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बनी है। लाखों की संख्या में हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वकील, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। और आज की डेट भी अगर हम देखें, आज की डेट में मेरा ऐसा मोटा मोटा अनुमान है कि
इस देश में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने कर्मचारी हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक, वो लोग एक दिन में 400 से 500 करोड़ रुपया तनख्वाह पाते हैं। कितना? 400 से 500 करोड़ रुपया। हमारे सिर्फ SC/ST की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा। 400 से 500 करोड़ हमारे लोग तनख्वाह पाते हैं। किसके नाम पर? बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया। अभी 3 दिन पहले बाबा साहब की जयंती थी। आपने देखा होगा पूरे देश में हमारे लोगों ने बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई, बड़ा बाबा साहब का गुणगान किया, जय जयकार की, फूल मालाएं, करोड़ों रुपए की इनको फूल मालाएं पहना दी। देश में लाखों प्रोग्राम हुए, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर बड़े बड़े महानगरों में हुए, दिल्ली में हुए। दिल्ली में पार्लियामेंट में मैं खुद गया, लाखों लोग वहां पर आए थे। और मेरा अपना अनुमान है, मोटा मोटा, कम ज्यादा हो सकता है, कम से कम 1000 से 1500 करोड़ रुपया हमारे समाज ने बाबा साहब की जयंती पर पूरे देश में खर्च कर दिया। 1000 से 1500 करोड़ रुपए। और इस साल की बात नहीं है, 25 में भी किया था, 24 में भी किया था, 23 में भी किया था, 15 में भी किया था, 2010 में भी किया था, 27 में भी करेंगे, 28 में भी करेंगे। अभी तक हम बाबा साहब के जाने के बाद कम से कम 50,000 करोड़ या 70,000 करोड़ रुपया हम लोग बाबा साहब की जय जयकार करने में लगा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। कम से कम 5,000 10,000 करोड़ की तो हमने फूल मालाएं बाबा साहब को पहना दी होंगी, फूल मालाएं। और एक मीडिया 100 करोड़ 200 करोड़ का एक मीडिया बनता है, 300 करोड़ में चैनल और अखबार आप बना सकते हैं। वो 300 करोड़ हम लोग इतने नालायक लोग हैं, हम लोग 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ उसमें हमने मीडिया बनाई नहीं। बाबा साहब की जय जयकार करने में हम लोग सबसे आगे हैं। और एक दिन बाबा साहब की जय जयकार करते हैं और 364 दिन बाबा साहब को भूल जाते हैं। तो इसमें नालायकी हमारे समाज की है और इस बात को कोई स्वीकार करे ना करे, मैं स्वीकार करता हूं। और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, क्योंकि जब कांशीराम साहब का अखबार चलाया मैंने, तो हालांकि मैं पत्रकार तो नहीं हूं, ट्रेंड पत्रकार नहीं हूं, लेकिन लिखते लिखते धक्के खाते सीख गए। सन 2012 में जब हमने आंदोलन चालू किया, तो मैं आपको बताने में मुझे खुशी महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि अगले ही साल 2013 के अंदर हम लोगों ने अपना एक पाक्षिक अखबार 16 पन्ने का बहुजन एज नाम से हिंदी में चालू किया, प्लस एक इंग्लिश की मैगजीन, मंथली मैगजीन हम लोगों ने चालू की। 4 साल उस मैगजीन को चलाया हमने दोनों को, लेकिन उसके बाद आप समझ सकते हैं कि समाज ने इसकी कीमत नहीं समझी, तो हमें वो बंद करना पड़ा, मजबूरी में बंद करना पड़ा। तो नहीं चला पाए, कोई बात नहीं, अब दोबारा मौका होगा फिर चलाएंगे। लेकिन हमने पिछले साल एक फैसला किया है और मैं आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले साल एक बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम नाम से एक संगठन बनाया है और उसके माध्यम से हमने फैसला किया है कि आने वाले 3 साल के अंदर हम लोग दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास कम से कम 100 करोड़ की लागत का, अब 100 करोड़ सुनने में बहुत पैसा लगता है कि 100 करोड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हमें बता दिए 5,000 करोड़ के हमने फूल मालाएं चढ़ा दी बाबा साहब को 10,000 करोड़ की, तो 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। तो हम अपने समाज को बताएंगे कि एक साल बाबा साहब को थोड़ी फूल मालाएं छोटी पहना देना, कम पहना देना, 100 की जगह 50 मालाएं पहना दो, लेकिन बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप एक मीडिया का या तो आप स्थापना कीजिए, हम सहयोग करेंगे। आप नहीं कर सकते, न करना चाहते तो हम करेंगे, हमको सहयोग कीजिए। तो हम आने वाले 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, जब भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, हम अपना मीडिया खड़ा करेंगे। और हम ये शिकायत करने वाले नहीं है कि फलाना मीडिया, जो मनुवादी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात नहीं छाप रहा है। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहेंगे। जैसा कांशीराम साहब ने, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूँ, सन 1998 के अंदर, 99 के अंदर, आज से 25-30 साल पहले, कांशीराम साहब ने नोएडा के अंदर अपना मीडिया सेंटर 3 मंजिला का बनाया था। और उनमें उनका प्लान था, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल रहा था, उसके अंदर मैं भी उनके साथ कई बार गया उस मीडिया सेंटर में,
उनका ये प्लान था कि देश के केंद्र में हम लोग दिल्ली और जो नोएडा में बना था, एक हिंदी का अखबार निकालेंगे डेली, एक अंग्रेजी का निकालेंगे, एक न्यूज चैनल निकालेंगे, और उसके अलावा देश के हर राज्य की राजधानी में हम एक प्रांतीय भाषा का, जो भी लोकल भाषा होगी, जैसे गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, जो भी है, तमिल, तेलुगु, उसमें सबका एक एक अखबार हम निकालेंगे। तो इतना बड़ा उनका प्लान था। तो मैं ये सवाल अब आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि कांशीराम का बनाया मीडिया क्यों बर्बाद किया गया, क्यों बेच दिया गया उन्हें पौने दांव पर। और दूसरी बात, आपके पास आज घोषित तौर पर जो बड़े बड़े नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा समझ रहे हैं आप, ये घोषित तौर पर कई कई 100 कई हजार करोड़ के मालिक हैं, घोषित तौर पर। अघोषित कितना है मैं नहीं जानता, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। क्या आप 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते? दलित नेता हैं, बैकवर्ड नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कई कई बार, यूपी में भी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं। आपको किसने रोका है एक मीडिया अपना चलाने में? क्या पैसे की कमी है? नहीं। क्या लोगों की कमी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं चला रहे? तो ये आत्मचिंतन हमें, हमारे समाज को करना होगा कि दूसरों पर इल्जाम देने के बजाय हम अपने गिरबान में झांकें और जो काम हमें करना चाहिए, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी। जय भीम का फायदा, बोलने का फायदा तभी है कि जब हम जय भीम के नारे को फील्ड में आके अप्लाई करें। सिर्फ एक साल में एक बार माला चढ़ाकर, फोटो खिंचाकर फेसबुक पर डालने से कुछ नहीं होने वाला है। जी जी सर, आपने अभी आरक्षण के बारे में कहा, तो आप आरक्षण और निजीकरण के बीच संतुलन को कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण जो है और निजीकरण बाबा साहब ने जो लिखा है और कई बार बोला भी है, उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं अगर आपने पढ़ा हो। बाबा साहब मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे। ना पूरा राजकीकरण होना चाहिए कि सारे गवर्नमेंट के हाथ में हो, ना पूरा निजीकरण होना चाहिए। दोनों के बीच में एक स्वस्थ संतुलन होना चाहिए, ये बाबा साहब का मानना था, उन्होंने लिखा भी है। कुछ समय तक ये चीज चली हमारे देश में, लेकिन बाद में 1990 के दशक में या उसके बाद में बड़ी तेजी से निजीकरण शुरू किया, और निजीकरण करने का पूरा उद्देश्य यह था कि आरक्षण को खत्म किया जाए। ये एक साजिश के तहत निजीकरण हुआ है, और इस निजीकरण का हम और हमारी पार्टी पूरा विरोध करती है। आरक्षण जो है, आरक्षण क्या है, पहले इसको हमें समझने की जरूरत है। आरक्षण कोई किसी का पेट पालने का कोई जरिया नहीं है कि हमने किसी का पेट पालना है तो नौकरी दे दी। इस देश को चलाने की जो व्यवस्था है, शासकीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरी जो व्यवस्था है नियंत्रण की, उसको कोऑर्डिनेट करने की, वो एक मशीनरी है। उस मशीनरी के अंदर पुर्जे हैं। तो आरक्षण का व्यवस्था सिर्फ बाबा साहब ने इसीलिए की, चाहे SC ST के लिए हो, दलितों के लिए हो, या बैकवर्ड के लिए हो, कायदे से मुस्लिम्स के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम के लिए भी बड़ा जिस देश में वो है, हमारा मानना है कि मुस्लिम्स के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, नौकरी में होनी चाहिए कम से कम। तो इस आरक्षण के माध्यम से वो जो सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, उसके अंदर अगर इस समाज के लोग होंगे, तो जो ऊपर से आदेश चलता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री या मंत्री से आदेश चलता है या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आदेश चलता है, तो अगर उसके अंदर दलित शोषित समाज के लोग भी होंगे, पिछड़े वर्ग के लोग भी होंगे, तो उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा ईमानदारी से होगा। अगर वो समाज के लोग नहीं होंगे तो उसका इंप्लीमेंटेशन ईमानदारी से नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो इसके लिए आरक्षण जरूरी है। तो ऐसे लोग अगर ऊपर से लेकर नीचे तक होंगे तो चेक एंड बैलेंस रहेगा उसके अंदर। और दूसरी बात जो है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, मेरा ये मानना है कि आरक्षण जो है इसलिए भी जरूरी है कि आरक्षण के माध्यम से जो कोई भी देश, उसका संतुलित विकास तभी हो सकता है, उसको हम लोकतांत्रिक तभी कह सकते हैं कि जब उसके अंदर ऐसे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सिस्टम के अंदर हो। और जो लोग आरक्षण को एक इल्जाम की तरह प्रस्तुत करते हैं कि जैसे इन लोगों पे कोई एहसान किया जा रहा है, ये एहसान की बात नहीं है, ये हिस्सेदारी की बात है। और जिस निजीकरण के तरीके से, विशेषकर पिछले 15-20 सालों के अंदर, 25 सालों से बल्कि
निजीकरण के माध्यम से आरक्षण पर जो हमला करने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसमें ना सिर्फ मौजूदा बीजेपी बल्कि जो पहले की कांग्रेस सरकार है वो भी इस साजिश में शामिल है। हालांकि ये बात सही है कि पिछले 10-12 सालों में इसकी गति बहुत तेज हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हमारे समाज की जो नेता हैं या दल हैं, जो भी हैं, उनको समाज पे उतरना होगा। अब कोई उतरे ना उतरे, हम उतरेंगे। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि निजीकरण का जो सबसे विकृत रूप है, सबसे जो बुरा रूप है और सबसे ज्यादा जो गलत रूप है, वो है शिक्षा का निजीकरण। नौकरी का निजीकरण तो कंपनियों का निजीकरण, अर्थव्यवस्था में जो हमारा जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका निजीकरण तो एक बात है। जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उससे पूरा जो ढांचा है जिससे हमारे समाज के लोग तैयार हुए थे, शिक्षित बनने शुरू हुए थे, उस ढांचे को एक साजिश के तहत नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सन 2009 में हुई थी। आपको शायद जानकारी ना हो, सन 2009 में जो राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया था, उसको लेकर ये एक बहुत बड़ा जो साजिश रची गई थी, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। उसको 2014 के बाद मोदी सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। पूरे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, विशेषकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा व्यवस्था है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। बच्चों को सिर्फ 8वीं पास का सर्टिफिकेट देकर उनको दूसरी क्लास का मैथमेटिक्स नहीं आता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, और उनको 8वीं 10वीं का सर्टिफिकेट देकर उनको समाज में भेजा जा रहा है। वो बेचारे अपराधी बन रहे हैं या कांवड़ ढो रहे हैं या समाज विरोधी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ा संकट है हमारे समाज के ऊपर। और हमारे समाज के जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उस पर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। अगले 5 साल में आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? क्या आप केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली तक सीमित रहेंगे या एक राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा? देखिए, 5 साल की बात छोड़िए, जिस दिन हमने पार्टी का निर्माण किया था या पार्टी बनने से पहले भी, जिस दिन से मैं इस आंदोलन में आया हूँ 30 साल पहले से, या 2012 से जब हमने आंदोलन शुरू किया है, हमारी अप्रोच और दृष्टिकोण हमें शुरू से ही राष्ट्रीय रहा है। तो हम अपने आप को किसी पर्टिकुलर उसमें सीमित नहीं रखना चाहते, ना हैं। हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, पूरे देश में जाता हूँ और आगे भी हमें विस्तार करना है। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, हम इतना लंबा प्लान नहीं बनाते हैं। हमारा एक ब्लूप्रिंट है कि हमें जो पूरे देश के अंदर जो कांशीराम जी की विचारधारा के लोग जो हैं, वो इधर दर भटक रहे हैं, उनको एक चाहत है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। और जिन लोगों को ऐसी चाहत है, हम उनके पास जा रहे हैं। समाज को ज़रूरत है, हम समाज के पास जा रहे हैं। आज फर्रुखाबाद मुझे आने का मौका मिला, पहली बार फर्रुखाबाद आया हूँ। बहुत सुबह से कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। सबके वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन सबकी पीड़ा वही है जिसका मैंने जिक्र किया। सबको आगे अंधेरा नजर आता है और मुझे ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि अंधेरे को दूर करने में हम लोग अवश्य सफल होंगे। जी सर, चलते चलते उन युवाओं को क्या कहेंगे जो राजनीति को गंदगी मानते हैं और इससे दूर भागते हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पिछले कई सालों से, बल्कि जब मैं राजनीति में आया था, मेरे सामने भी लोगों ने बोला इस राजनीति में क्यों जा रहे हो, बड़ी गंदी चीज है। मैं युवाओं को संदेश सिर्फ ये देना चाहता हूं कि अगर राजनीति गंदी चीज होती तो बाबा साहब राजनीति में क्यों आते? अगर राजनीति गंदी चीज होती तो कांशीराम जी राजनीति में क्यों आते? राजनीति एक हथियार है। जैसे कोई हथियार होता है, मान लीजिए कोई चाकू होता है या कोई भी हथियार होता है, इसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। अब आप राजनीति में किस सोच के साथ आते हैं, फर्क इस बात का है। अगर आप राजनीति गलत सोच के साथ आएंगे कि पैसा बनाना है, गलत काम करने हैं, सुरक्षा मिल जाएगी हमें, तो कुछ लोग इससे भी आते हैं। लेकिन मेरा अपने समाज के, बहुजन समाज के जो युवा हैं, उनको ये संदेश है, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि राजनीति एक बहुत अच्छी और पवित्र चीज है। अगर उसको आप अच्छे और पवित्र भाव से उसमें आगे बढ़ें, और सिर्फ अच्छे पवित्र भाव से ही नहीं, ये एक टेक्निकल चीज है। इसमें आप जल्दबाजी में अगर
चाहेंगे कि ये आजकल चलन चल गया है कि एक लफंगेबाजी को राजनीतिक समझ लेते हैं, शोर मचा दिया, हुड़दंग मचा दिया, हुल्लड़। ये एक बहुत गंभीर चीज है, क्योंकि इसमें आपका या किसी भी नेता का या किसी भी कार्यकर्ता का एक एक्शन जो है, गलत एक्शन, एक गलत दिशा समाज को दे सकता है। इसका समाज, एक नेता का गलत बोला हुआ शब्द समाज को गलत राह दे सकता है, और अच्छा शब्द अच्छी राह भी दे सकता है। तो युवाओं को ये चाहिए कि राजनीति में आए, उत्साह के साथ आए, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में ना आए, हुड़दंगबाजी में ना आए। हुड़दंग से कुछ निकलने वाला नहीं है। लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे, खुद भी परेशान होंगे, परिवार को परेशान करेंगे। अध्ययन करें, महापुरुषों का अध्ययन करें, वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करें, अपने साथियों में बैठकर विचार मंथन करें, एक निष्कर्ष निकालें, निष्कर्ष पर फिर विचार मंथन करें, उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, एक सब्र के साथ उस रास्ते पे आगे बढ़ें, तो उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, व्यक्तिगत तौर पर भी और समाज के एंगल से भी उनको सफलता मिलेगी, और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, अब हम रैपिड फायर राउंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक वाक्य में अपना आंसर देना होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर या मान्यवर काशीराम जी, आपके लिए बड़ा प्रेरणादायक स्रोत कौन रहा है? देखिए, ये सवाल दोनों का अपना अपना दौर था और दोनों अपनी तरह से प्रेरणादायक हैं। फिर भी चूंकि कम शब्दों में बोलना है इसमें, जी। बाबा साहब ने एक वैचारिक धरातल दिया और काशीराम जी ने उस पर इमारत खड़ी की, एक्शन की। विचार, बाबा साहब विचार हैं, काशीराम साहब एक्शन है। तो विचार फाउंडेशन है, एक्शन बिल्डिंग है। तो वही आर्किटेक्चर की भाषा में कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ फाउंडेशन होगी, बिल्डिंग नहीं होगी तो बेकार है, बिल्डिंग होगी फाउंडेशन नहीं होगी तो वही बेकार है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों हमारे लिए बराबर तौर पे अनुकरणीय है। मौजूदा बहुजन राजनीति को एक शब्द में क्या कहेंगे? कंफ्यूजन। बसपा को क्यों छोड़ा, आखिर क्या वजह थी? वो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि बसपा को छोड़ना बड़ा टेक्निकल शब्द है। ये बसपा एक आंदोलन था जो काशीराम जी को हमने देखा, उनसे प्रेरणा लेकर हम उसमें जुड़े। जब वो प्रेरणा नजर नहीं आई, वो जो मैंने चार जो पिलर्स की बात की, जब चारों पिलर खंडित होते नजर आए, तो हमने कहा फिर अपना पिलर गाड़ेंगे, हम अपना पिलर गाड़ के हम चल रहे हैं। जी सर, आपने मायावती जी के साथ काम किया है, तो उनमें से जो सबसे बेहतर अनुभव रहा है आपका, वो शेयर कीजिए। देखिए, ऐसे बेहतर अनुभव या बुरा अनुभव कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, आपको मेरी एक बात अच्छी लग सकती है, चार बुरी लग सकती है, या चार बुरी लग सकती है, एक अच्छी लग सकती है, या दो बुरी दो अच्छी। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके बारे में हम विचार बनाते हैं तो समग्रता से बनाते हैं। कि किसी ने मुझे गाली दे दी, मैं उसके बारे में विचार बना लूं, अच्छी बात नहीं है। या किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, एक घटना से या एक बात से आप किसी चीज को ना प्रेरित हो सकते हैं, ना उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो एक समग्रता का मामला है। मायावती जी के साथ जो मैंने बहुत करीब से काम किया, कई सालों तक काम किया, और वो ये बात मुझे एहसास बहुत पहले हो गया था कि जो उनका तौर तरीका है वो काशीराम जी की जैसा नहीं है, बल्कि कई अर्थों में बिल्कुल उल्टा है। तो देर सवेर ये होना था और वो हुआ। तो बाकी ये है कि ठीक है, अपने अपना उनका तरीका है। जो उन्होंने किया, उन्होंने अच्छा किया तो अच्छा देखा, बुरा किया तो बुरा देखा, वो सब देख रहे हैं। जी। राजनीति में आने के बाद आपने सबसे ज्यादा खोया है, क्या पाया है सबसे ज्यादा? देखिए, राजनीति में जब मैं आया था, ना मैं कुछ पाने की चाहत में आया था, ना किसी खोने के भय से आया था। मैं सच बताऊं, ईमानदारी से बताऊं आपको, मैं, अच्छा सवाल है, मुझे थोड़ा अच्छा लगा सवाल। मैं जब पार्टी में काशीराम जी से जुड़ा था, तो मैं राजनीति में, मेरा जिसको हम राजनीति बोलते हैं, फील्ड में जाना, भाषण देना, चुनाव लड़ना, ये करना, मैं उसमें नहीं था। मेरा लिखने पढ़ने का शौक शुरू से रहा है। तो जब मुझे पता चला कि काशीराम जी पेपर निकालते हैं, और तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी जो सोच है उसको अब पंख मिल गए, अब मैं कलम चलाऊंगा और मैं लिखूंगा। और मैंने किया और मैं उसमें संतुष्ट था। बाद में जब काशीराम जी ने मीडिया सेंटर बनाया तो मेरी खुशी और बढ़ गई कि भाई अब तो छोटा अखबार निकलता था, अब तो बड़ा अखबार निकलेगा, अब हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, हर रोज लिखेंगे।
तो मेरा जो राजनीति में आने का उद्देश्य था कि जो मैं कुदरत ने मुझे कला दी है लिखने की, सोचने विचारने की, लिखने की, तो उससे मैं ये काम कर लूं तो ये मैं उसी में संतुष्ट था। ये तो जब वो सब ढांचा जब धाराशाही होता चला गया मेरी आंखों के सामने, तो मुझे आगे आने वाले सालों में ये सोचना पड़ा कि वो तो ढांचा धाराशाही हो गया है, अब मेरे सामने विकल्प क्या है, मैं कहीं और चला जाऊं या घर बैठ के कुछ अपना जो मैं आर्किटेक्चर काम में करता था वही काम करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वही काम करना चाहिए जो कांशीराम जी अगर होते, मान लीजिए मैं कल्पना करता कि कांशीराम जी मेरे सामने बैठे हैं और ये स्थिति हमारे सामने है, तो वो कांशीराम जी, मैं उनसे सलाह मांगता तो मुझे क्या बोलते? तो मुझे वही बोलते कि भाई आप वही काम करो जो समाज के हित में हो और जो काम बिगड़ रहा है उसको बनाने की कोशिश करो। तो मुझे वही लगा, मैंने अपने तरीके से जो मुझे ठीक लगा मैंने उस काम को दोबारा बनाने के लिए, बिगड़े हुए काम को, ये प्रयास किया है जो बहुजन नेशनल पार्टी, जो हमारी पार्टी है बहुजन नेशनल पार्टी अम्बेडकर, उसके माध्यम से हम पूरे देश में कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जी, एक ऐसी किताब जिसने आपकी सोच बदल दी हो? नहीं, किताब ऐसी एक कोई नहीं है। किताबें पढ़ने का मेरा बहुत बचपन से ही शौक रहा है। मैं हर विषय पर किताबें पढ़ता हूँ, विज्ञान की भी पढ़ता हूँ, नॉवेल्स भी पढ़े हैं मैंने, साहित्य प्रेमचंद का भी पढ़ा है, बहुत साहित्य पढ़ा है मैंने। अखबार में एक टाइम में 3-3 4-4 अखबार पढ़ता था और बाबा साहब की किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी हैं। तो एक किताब को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब सारे प्रभाव जो होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, एक चीज़ से आप प्रभावित नहीं होते, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके शरीर में, आपके मन में, मस्तिष्क में धीरे धीरे असर करती हैं। तो एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। वो किस टाइम में क्या रूप दिखाते वो समय की बात होती है। आर्किटेक्चर की बारीकी या राजनीति की रणनीति, क्या ज्यादा मुश्किल है? राजनीति की रणनीति ज्यादा मुश्किल है। क्यों? जब आप आर्किटेक्ट होते हैं तो आपके सामने एक नक्शा होता है, कागज होता है, उस पर आप नक्शा बनाते हैं। जैसे हमारे टाइम पे तो नक्शा बनता था, आजकल तो कंप्यूटर से बनता है। लेकिन उस नक्शा बनाने में आपके पास एक समय होता है। और मान लीजिए एक बिल्डिंग थोड़ी 19-21 हो भी गई, तो थोड़ा उसमें तोड़ा फोड़ी करके 1,50,000 रुपये खर्च करके आप थोड़ा बना लेते हैं। लेकिन राजनीति में अगर आप नेता हैं और आपकी रणनीति अगर गड़बड़ हो गई तो उसका जो दुष्प्रभाव होगा कितने लाखों करोड़ों लोगों पर होगा और पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक होगा। तो ये राजनीति की रणनीति बनाते वक्त बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। बहुत तकलीफदेह प्रक्रिया है, बहुत तकलीफदेह प्रक्रिया। कई रात सोचना, नींद नहीं आती। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के सोच उठते हैं, उस समस्या का नींद नहीं आती कि अब इसका निदान क्या होगा। ऐसे बहुत से दौर मैंने देखे हैं कि ऐसी जटिल समस्या फंस जाती हैं, तो उसमें फिर यही है कि थोड़ा आर्किटेक्चर का भी ध्यान आता है, कुछ पॉइंट वहां से मिल जाते हैं, कुछ महापुरुषों की बातें हैं वहां से कुछ चीज प्रेरणा मिल जाती है, कहीं कुछ पुराना पड़ा हुआ काम आ जाता है, तो सब मिला मिलू के हम उससे निकल जाते हैं। जी, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे ज्यादा ट्रोल करने की हिम्मत होती नहीं किसी की। कुछ जो ट्रोल करने वाले बीच में कुछ हुआ था तो उनको मैं ऐसा ट्रोल करता हूं कि मुझे मतलब शब्दों का मैं माहिर हूं, हर तरह के शब्दों का, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। तो जब मुझे कोई सीमा से ज्यादा ट्रोल करता है, वैसे तो मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि इनमें उलझना ठीक नहीं है, लेकिन कोई लिमिट से ज्यादा अगर कुछ करता है तो फिर मुझे उनको डील करना आता है, कि शब्दों का तो खेल है सारा। जी, अगर आपको एक दिन के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहला बदलाव क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा मंत्री कौन बनाएगा, क्योंकि हम किसी के बनाने से नहीं बनने वाले। हम बनेंगे तो अपनी ताकत से बनेंगे, अपनी ताकत से ही कुछ करेंगे। फिर भी जो आपने सवाल पूछा है उसको उसके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, मेरा ये मानना है और आप सबका भी मानना होगा अवश्य। बाबा साहब ने हमको जो संदेश दिया, बाबा साहब का मूल मंत्र है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उसमें जो सबसे पहला जो शब्द है एजुकेट
एजुकेशन का है। एक बड़ी जाहिर सी बात है, कोई भी शुरुआत जो होती है विकास की, इंसान के विकास की, वो शिक्षा से शुरू होती है। तो शिक्षा मंत्रालय उस सेंस में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, होना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्रालय मान लीजिए कभी बन शिक्षक मेरे हाथ में आ गया, मैं 2-3 चीजें करूंगा, और इस बात को मैं बड़े खुले और निश्चित तौर पे बोल रहा हूं। शिक्षा जो होती है इस देश में हर नागरिक का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हमारी सरकार, चाहे वर्तमान की सरकार हो, जो पुरानी सरकारें हो, अगर आपको जानकारी ना हो, आपको जानकारी दे देता हूं। अगर हमारे देश में शिक्षा पूरी तरह फ्री कर दी जाए, मान लीजिए नर्सरी से लेकर पीएचडी तक शिक्षा फ्री कर दी जाए, तो साल का कितना बजट होगा खर्च? शायद 1.5-2 लाख रुपया, 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा शायद। और ये सरकारें जो हमारी हैं, वर्तमान की और पुरानी, ये हर साल देश में 3-4 लाख 5 लाख करोड़ कर्जा बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर देती है, कर रही है, पिछले 25-30 सालों से 40 सालों से करती आ रही है। उसके 1/3 बजट में शिक्षा फ्री हो जाएगी, लेकिन नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात है, शिक्षा अनिवार्य और फ्री होनी चाहिए। ये क्योंकि सरकार जो टैक्स लेती है, उसका प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को शिक्षित करे। अगर नागरिक शिक्षित होगा, बच्चा शिक्षित होगा, तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा, देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेगा। साइंटिस्ट बन के बन सकता है, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के। अगर अनपढ़ बनेगा तो ठेला लगाएगा। तो वो हर बच्चे में संभावना होती है ठेला लगाने की भी, और एक साइंटिस्ट बनने की भी, डॉक्टर बनने की भी। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है वो ऐसे साधन संपन्न कराए, साधन मुहैया कराए कि किसी हर बच्चे को उसकी क्षमता के मुताबिक, उसकी रुचि के मुताबिक शिक्षा मिले, मुफ्त मिले। और ये शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, और माता पिता के ऊपर भी एक फर्ज होना चाहिए कि अगर आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा किसी भी कारण से, तो आपको भी दंड मिलेगा। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा का जो निजीकरण है ये बंद होना चाहिए। सारी शिक्षा, जैसे मैंने इकोनॉमी की बात की, कि सारी इकोनॉमी जो है, बाबा साहब मिक्स इकोनॉमी के पक्ष में थे, 50-50 का मोटा मोटा आंकड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के अंदर जो निजी प्रभाव है, हो सकता है मैं पूरा 100% उसके खिलाफ नहीं हूं, कुछ चीजें होती है निजी हाथ में हो सकती हैं, लेकिन उसका जो मेजोरिटी जो हिस्सा है, 2/3 या 3/4 हिस्सा, वो सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। और सरकार का कंट्रोल शिक्षा के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, निजी हस्तक्षेप उसमें कम से कम होना चाहिए। जी। सर, आप क्या चाहेंगे कि दुनिया आपको किस रूप में याद रखे, एक नेता या एक मिशनरी? देखिए, दुनिया याद रखे या ना रखे मैं नहीं जानता, ना मेरे को इस बात की चिंता है। मैं कभी इस बारे में सोचता भी नहीं। जब आदमी मर जाता है तो कौन देखने आता है कि कौन किसको याद कर। बाबा साहब देखने आ रहे हैं कि मुझे कितने करोड़ की मालाएं पहना दी? बाबा साहब देखने आए हैं क्या? कांशीराम जी देखने आते हैं 15 मार्च के दिन कि कितने करोड़ की? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बाबा साहब अगर आएंगे, मान लीजिए 14 अप्रैल को आ जाते, फिर 3 दिन पहले, और देखते कि मेरे नाम पर ये लोग, मेरे नालायक लोग जो हैं, कितना पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और जो काम मैं करना चाहता था, करवाना चाहता था इनसे, नहीं किया है इन्होंने, तो कितने गालियां देते और कितनी लाठियां मारते समाज को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारा जिंदगी है, जिस जिंदगी के पड़ाव पर हम हैं, हम क्या सीख कर रहे हैं और सीख को हमने कैसे अप्लाई करना है, ये हम काम कर रहे हैं। दुनिया हमें कैसे याद करेगी, नहीं करेगी, गालियां देगी, तारीफ करेगी, हम उसकी चिंता नहीं करते। तो कोई देखने वाला नहीं है। ये मन के बहलाने के लिए कि हमें फूल माला पहनाएंगे या गालियां देंगे, वो बात की बात। जी। आज सर से बात करके न केवल राजनीति के समीकरणों को समझने का मौका मिला, बल्कि यह भी समझ में आया कि उच्च शिक्षित व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वह समाज को कितनी गहराई से देख सकता है। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो साथियों, आज हमारे साथ
मौजूद थे प्रमोद कुरील जी। आज की चर्चा का सार यही है कि बदलाव के लिए केवल शिकायत करना काफी नहीं है, बल्कि उस बदलाव का हिस्सा बनना और शिक्षित होकर व्यवस्था को चुनौती देना जरूरी है। इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताएं। अगली बार आप किससे मिलना चाहेंगे इस मंच पर, अपना सुझाव साझा करें। ताजा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे डिजिटल चैनल को फॉलो करें और हमारे दैनिक समाचार पत्र को पढ़ना ना भूलें। मैं प्रियांशी राज अपने कैमरामैन सहयोगी मुस्तफा मंसूरी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।